हमने लास्ट वीडियो में एक पूरा फॉर्मेट देखा था ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट का कि हम एक प्रोप्राइटरशिप में किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं। तो हमने बेसिक फॉर्मेट हमने सीख लिया, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट लॉस कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनती है। तो एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अब एग्जाम्पल करना इसलिए भी जरूरी है ताकि तुम्हें पता चले हम किस तरह से सम को अप्रोच करते हैं। अब हमने टॉपिक सीखा कि ट्रेडिंग में क्या आएगा, प्रॉफिट लॉस में क्या आएगा, बैलेंस शीट में क्या आएगा। एक तुम्हें यूनिक अप्रोच सिखाऊंगा जो नॉर्मली स्कूल्स में फॉलो नहीं करवाते। वो तुम्हें यही बोलेंगे पहले ट्रेडिंग बना लो, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर बैलेंस शीट। मैं एडवाइस हमेशा करता हूँ तीनों पहले ब्लैंक बना लो और चीज़ें ढूंढो मत कि सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ढूंढना है, फिर परचेजेस ढूंढनी है। उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ छूट जाती है। बेटर क्या है, अपना लाइन वाइज चलते रहो। सबसे पहले कैपिटल है, उठा के पहले दिखा दो। अब कैपिटल कहाँ पर आती है तुम्हें याद होगा, लायबिलिटीज में पहले उठा के डाल दी। मशीनरी है, पहले एसेट्स में दिखा दिया। तो अपनी लिस्ट को फटाफट उठा उठाओगे, बस पोस्ट करते जाओ। तो पहले ही सारा ब्लैंक तैयार कर लो, हम उठा के चीजें बस पोस्ट करते रहेंगे। तो देखो मैंने फॉर्मेट बना लिया। इन द बुक्स ऑफ, ओनर का नाम लिख दिया, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस लिख दिया, फॉर द ईयर एंडिंग हमने ये लिख दिया, पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट्स। तो हमारा पूरा फॉर्मेट तैयार है। अब हमें बस चीजें उठा के अपनी जगह पे पोस्ट करनी है। तो इससे तुम्हारा काफी टाइम सेव होगा पेपर में, कि मोस्टली स्टूडेंट्स का यही दिक्कत है, सर मैं पेपर टाइम पे खत्म नहीं होता, कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो ऐसे ट्रिक्स फॉलो करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा उसमें हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल दे रखी है 360 की। अब कैपिटल तुम्हें पता है कहां पर आती है हमारी, सबसे पहले लायबिलिटी साइड में, उसको पहले ही पोस्ट कर दिया। अब इनर कॉलम में क्यों लिखा है, ताकि जब ड्रॉइंग्स होंगी या नेट प्रॉफिट होगा तो हम प्लस माइनस करके बाहर दिखा देंगे। तो जो चीज आती जा रही है उसको पहले ही फटाफट अपनी जगह पे बस पोस्ट करते जाओ। दूसरा हमारा मशीनरी दे रखा है। अब मशीनरी हम कहां पे शो करते हैं, एसेट साइड में। तो मशीनरी को पहले ही हमने यहां पे शो कर दिया, मशीनरी हमारी एसेट साइड में आ गई। नेक्स्ट हमारे पास सेल्स दे रखा है। अब सेल्स है, परचेज है। सेल्स तुम्हें पता हो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आती है, परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में आता है। अब देखो जब सेल्स लिखने लगो तो एक बार देख लिया करो सेल्स रिटर्न है क्या। तो हम सेल्स को इनर कॉलम में देखेंगे, वरना इसको हम सीधा आउटर कॉलम में दिखा सकते हैं। वैसे जब परचेज देखोगे तो देख लो परचेज रिटर्न है क्या, ताकि हम इनर कॉलम में लिखे या आउटर कॉलम में लिखे। देखो मैं ये नहीं कह तुम सम छोड़ के पहले परचेज रिटर्न पे आ जाना, खाली बस कंफर्म कर लो परचेज रिटर्न है कि नहीं है। तो सेल्स है, परचेज है, दोनों तुम्हारी कहां आती है, याद करो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगी सेल्स और डेबिट साइड में आ जाएगी परचेजेस। तो तुम्हारी सेल्स है वो यहां पर आ गई, बाय सेल्स मैंने इनर कॉलम में लिखा है इसको। परचेजेस के लिए मैं एक लाइन छोड़ रहा हूं ओपनिंग स्टॉक के लिए, तो परचेज हमने सेकंड लाइन में दिखा दी। अब सेल्स रिटर्न था इसके बाद में, तो हम क्या करेंगे, सेल्स में से इसको माइनस कर देंगे। तो नेक्स्ट आइटम था सेल्स के बाद में परचेज था, फिर सेल्स रिटर्न था, तो सेल्स रिटर्न हमने माइनस करके बाहर दिखा दिया। अब नेक्स्ट है तुम्हारा इसके बाद में स्टॉक। अब ये स्टॉक तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक है। अब ओपनिंग स्टॉक हम सबसे पहले कहां पे दिखा देते हैं, फर्स्ट लाइन में। तो ओपनिंग स्टॉक हमने पहली जगह छोड़ रखी थी, अब इसको हम वहां पे पोस्ट कर देंगे। तो सबसे पहले यहां पे दिखा दिया टू ओपनिंग स्टॉक, उसको आउटर कॉलम में दिखा दिया। तो मेन है बस चीजें जैसे जैसे तुम्हें याद हो, जब तुम प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तुम्हें याद होता जाएगा कौन सी चीज की कौन सी जगह फिक्स्ड है। बार बार जगह नहीं बदलती। एक बार तुम्हें पता है ओपनिंग स्टॉक यहां पर आएगा, हर समय यहीं पर आने वाला है, ये नहीं कि कल को हम किसी और समय की जगह चेंज कर देंगे। तो बस प्रॉपर्ली पोजीशन करना सीखना है। तो पहले सम से तुम्हें सिर्फ एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से चीजें कहां जाती हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है तुम्हें इस पर ग्रिप आने के लिए। तो ओपनिंग स्टॉक हमने सबसे पहले दिखा दिया। नेक्स्ट हमारा ड्रॉइंग्स दे रखी है। अब ड्रॉइंग्स तुम्हें पता है कैपिटल में से हमारी माइनस होती है, तो कैपिटल हमने दिखाई हुई थी। तो कैपिटल में से हम क्या कर देंगे, ड्रॉइंग्स हमारी माइनस कर देंगे। तो कैपिटल लेस ड्रॉइंग्स, अब जब नेट प्रॉफिट आएगा उसी में हम जोड़ने वाले हैं बाद में। तो कैपिटल में से हमने ड्रॉइंग्स माइनस कर दी। अब नेक्स्ट है तुम्हारा वेजेस है, कैरेज इनवर्ड है। ये दोनों तुम्हें याद हो, ये दोनों तुम्हारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से अकाउंट को बिलोंग करते हैं, ट्रेडिंग को। तो वेजेस हो या कैरेज इनवर्ड हो, दोनों हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो हम ट्रेडिंग के डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो एक लाइन हमने छोड़ दिया परचेज रिटर्न के लिए, यहां पे दिखा देंगे टू वेजेस टू कैरेज इनवर्ड, क्योंकि दोनों डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, हमने यहां पे इसको शो कर दिया। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए यहां पे हमने जगह क्यों छोड़ी है, परचेज रिटर्न के लिए एक लाइन छोड़ के नीचे हमने डायरेक्ट एक्सपेंस शो कर दिए। तो ये मान के चलो 8 to 10 लाइन हमें चाहिए होती है ट्रेडिंग के लिए, बाकी का हमारा प्रॉफिट लॉस के लिए। अब नेक्स्ट है तुम्हारा इसके बाद में सैलरीज, जनरल एक्सपेंस और रेंट। तीनों तुम देखो, तीनों हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। सैलरीज हो गया, जनरल एक्सपेंस हो गया, रेंट हो गया। तो तीनों को हम कहां पे दिखा देंगे, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। तो क्या करना, अब थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो, क्योंकि हमें बीच में ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालना है। टू सैलरीज, टू जनरल एक्सपेंसेस, टू रेंट। तो ये हमने थोड़ा सा स्पेस बीच में छोड़ दिया क्लोज करने के लिए। ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट है, नीचे पीएनएल है, तो पहले हमने इसको यहां पे पोस्ट कर दिया। तो सैलरीज आ गई, जनरल एक्सपेंस आ गया, रेंट आ गया। बेटर है क्योंकि जब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे एडजस्टमेंट्स वाला, तो तुम्हें ये तरीका बहुत काम आने वाला है एक साथ में बनाने के लिए। एक एक बनाने में शुरू में इजी लगता है कि पहले एक बना लेते हैं फिर हम सेकंड पे जाएंगे, बहुत ज्यादा पेपर छुपने के चांसेस हो जाते हैं इसके अंदर। और दूसरा तुम्हें एडजस्टमेंट्स आगे जब तुम नेक्स्ट चैप्टर पे जाओगे तुम्हें ध्यान भी नहीं रहती कौन सी एडजस्टमेंट हम पुट कर चुके, कौन सी रह गई है। तो बेटर है सारे फॉर्मेट्स पहले प्रिपेयर कर लो, साथ साथ में तुम उसको पोस्ट कर सकते हो।
रेंट तक हमारा हो गया। अब परचेज रिटर्न दिया हुआ है। अब परचेज रिटर्न तुम्हें याद होगा, परचेज में से हम क्या करेंगे, इसको माइनस। तो परचेज हमने पहले लिखी हुई थी, परचेज रिटर्न हमने इसमें से माइनस कर दिया 5000 का, बाहर 4,95,000 हमारा आ गया। अब उसके बाद में डेटर्स है, कैश है, ये दोनों तुम्हारे एसेट्स हैं। तो डेटर्स को और कैश को हम पहले एसेट्स में पोस्ट कर देंगे। दोनों तुम्हें याद होगा, डेटर्स हमें जिनसे पैसे लेने हैं और कैश भी हमारा एसेट है, तो दोनों को यहाँ पे शो कर दो, डेटर्स को भी और कैश को भी। तो तुम्हें होपफुली अप्रोच समझ आ रहा है, हम सबको कैसे अप्रोच कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली हम इसको चीजों को पोस्ट करते जा रहे हैं। कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टाइजिंग, दोनों तुम्हारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और क्रेडिटर्स तुम्हारी लायबिलिटी है। तो कैरेज आउटवर्ड को, एडवर्टाइजिंग को हम पीएनएल के डेबिट में दिखाएंगे और क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है, हम उसको लायबिलिटी साइड में पोस्ट करेंगे। तो कैरेज आउटवर्ड यहां पर आ गया और एडवर्टाइजिंग में तुम्हारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस था, यहां पर आ गया। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी थी, हमने यहां पे पोस्ट कर दिया। तो हमारी सारी पोस्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसका हमें चेक करना, तुम्हें क्वेश्चन के बाहर एक क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा। अब क्लोजिंग स्टॉक साल के एंड में हम कैलकुलेट करते हैं कितना बच गया सामान, इसलिए दो जगह आता है, ये ट्रायल बैलेंस के हमेशा बाहर दिया होगा। तो इसकी दो जगह फिक्स्ड है, एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, सेल्स के नीचे, और एक एसेट साइड में। तो बस क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाएगा, बाकी सब चीजें एक जगह जाती हैं, क्योंकि बाकी सब चीजें ट्रायल बैलेंस के अंदर दी होंगी, क्लोजिंग स्टॉक बाहर एडजस्टमेंट में दिया होगा। तो इट इज येट टू बी एडजस्टेड, इसलिए दो जगह जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और एसेट साइड में। तो एक तो क्लोजिंग स्टॉक हम यहां पे दिखा देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक हम यहां पे दिखा देंगे एसेट साइड में। तो अब हमारी पोस्टिंग कंप्लीट हो गई है, अब हमें सिर्फ क्लोज करना रहेगा। कैसे क्लोज करेंगे, तुम देखोगे ये 11,10,000 हो रहा है, तो नीचे टोटल लिखा, सामने लिख दिया, इसमें से ये सारा माइनस कर दो। जैसे ये 7 लाख है, तो 11,10,000 माइनस 7 लाख, तो हमारा कितना बच गया, 4,10,000। ये आ गया हमारा टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। इसको यहां पे कैरी फॉरवर्ड कर दो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया ट्रेडिंग का। अब हमारा पीएनएल को बंद करेंगे हम, इसका टोटल नीचे लिखेंगे 4,10,000, इसमें से ये सारा माइनस कर दोगे। अब ये सारा हो रहा है 1,70,000 हो रहा है, तो 4,10,000 माइनस 1,70,000 हमारा नेट प्रॉफिट बच जाएगा 2,40,000 का। जैसे हम लेजर बंद करते थे वही हम क्लोज कर रहे हैं। अब ये नेट प्रॉफिट के आगे क्या लिखा है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यानी ये नेट प्रॉफिट हम यहां पे जाके ऐड कर देंगे। जैसे ही नेट प्रॉफिट यहां पे जोड़ोगे, इसका सम बाहर दिखा देना, कैपिटल लेस ड्रॉइंग्स प्लस नेट प्रॉफिट, टोटल बाहर आ गया। अब तुम्हारी बैलेंस शीट का दोनों साइड अगर इक्वल आ रहा है तो तुमने सम सही किया। जैसे इसका देखो टोटल आ रहा है 6,10,000, सामने भी 6,10,000 है। तो ये सम करने का तरीका है, अप्रोच करने का तरीका है कि पहले ही सारे फॉर्मेट्स प्रिपेयर कर लो, साथ साथ में इसको पोस्ट करते जाओ। अब इसके अलावा और कुछ रेयर आइटम्स है तुम्हारे, जैसे कभी कभी क्वेश्चन में रिजर्व फंड दिया होगा, तो ये कहाँ आएगा, तो रिजर्व फंड आता है लायबिलिटी साइड में। तो ये एक लिस्ट है जिसमें बेसिकली स्टूडेंट ज़्यादातर गलतियां करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, उसमें वो एरर हो जाता है। तो इनको एक प्रॉपर्ली नोट बना लेना कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। तो रिजर्व फंड ओनर का पैसा होता है, इससे हम लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, जहाँ पे हम कैपिटल शो करते हैं वहीं पे उसी के नीचे अलग से आ जाएगा जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड। फिक्सचर एंड फिटिंग्स ये हमारे एसेट होते हैं, तो ये एसेट साइड में आएगा। फर्नीचर की तरह ये भी होता है, बस फिक्सचर एंड फिटिंग्स मूवेबल नहीं है, जैसे दरवाजे हो गए, खिड़कियाँ हो गई या शॉप की फिटिंग्स हो गई, तो ये सब हमारे इसके अंदर आते हैं। तो ये हमारा एसेट है। गुडविल भी हमारी एसेट है। रेंट का डेबिट बैलेंस है, तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा। अगर यही रेंट का क्रेडिट बैलेंस होगा तो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में चला जाएगा। तो तुम्हें यह भी ध्यान देना पड़ता है कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो रेंट का डेबिट बैलेंस मतलब एक्सपेंस, रेंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब इनकम। अब यहां पे एक नीचे पॉइंट लिखा हुआ है, 1/3 ऑफ द रेंट इज रिलेटेड टू फैक्ट्री, यानी जो भी हमने रेंट पे करा है इसका 1/3 फैक्ट्री से रिलेटेड है। अब रेंट देखो नॉर्मली आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, मगर वो कह रहे हैं कि इसका 1/3 पार्ट फैक्ट्री से रिलेटेड है। तो इसका 1/3 हो गया 5,000, इट विल गो टू ट्रेडिंग का डेबिट, और जो रिमेनिंग 10,000 है वो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाएगा। यानी 15,000 का जो अमाउंट है दो जगह पे स्प्लिट हो जाएगा। 5,000 विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट, रिमेनिंग 10,000 विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है इसलिए, अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होती तो पूरा 15,000 हम प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में पोस्ट करते। तो रेंट बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा है। अगर तुम्हें ऐसे नीचे कुछ लिखा हो कि 1/3 ऑफ द रेंट इज रिलेटेड टू फैक्ट्री, तो हम कुछ पोर्शन ट्रेडिंग में डाल देंगे, बाकी का बचा हुआ हम प्रॉफिट लॉस में डालेंगे। इंटरेस्ट के आगे डेबिट है, तो ये डेबिट में चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के। अब ये भी अगर क्रेडिट में होता तो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में जाता। इनकम टैक्स हो या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो, अब ये तुम्हारा पर्सनल होता है, इसलिए ड्राइंग्स होंगी। अब ड्राइंग्स तुम्हें पता हम क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा पर्सनल हो जाएगा। वेजेस एंड सैलरी और सैलरी एंड वेजेस, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर वेजेस एंड सैलरीज है
तो इट विल गो टू ट्रेडिंग, और अगर सैलरीज एंड वेजेस है इट विल गो टू पीएनएल। तो ये ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, ये प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा, पहले क्या नाम लिखा हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। अब डेटर्स और क्रेडिटर्स गिवन है, तो इनमें से ये वाला तुम्हारा डेटर होगा, ये वाला तुम्हारा क्रेडिटर होगा। डेटर्स का डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होगा। अब डेटर्स हमारे एसेट्स में जाएंगे, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी में जाएंगे, तो वो तुम्हें पता ही है। बस इसमें तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा डेटर है कौन सा क्रेडिटर है। तो बहुत सिंपल सा, जो डेबिट वाला है वो डेटर है, जो क्रेडिट वाला है वो क्रेडिटर है। तो कभी कभी ऐसे एक साथ में भी दे देते, दोनों का नाम एक साथ में। परचेज सेल्स, अब इसमें से ये वाली तुम्हारी परचेज होंगी, ये वाली तुम्हारी सेल्स हो जाएंगी। तो डेबिट वाली परचेजेस है, क्रेडिट वाली तुम्हारी सेल्स है। अब परचेज कहां पे जाती है, ट्रेडिंग के डेबिट में, और सेल्स कहां पे जाएंगी, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। रिटर्न्स दिया हुआ है, अब इसमें से जो रिटर्न्स है ये वाला तुम्हारा हो जाएगा सेल्स रिटर्न, ये वाला हो जाएगा परचेज रिटर्न। देखो सेल्स ये थी 67,000, तो उसका रिटर्न ये वाला हो गया। परचेज थी 45,000, तो उसका जो रिटर्न है वो 2,000 हो जाएगा। तो ऑपोजिट होता है, परचेज विल बी ऑन डेबिट साइड, परचेज रिटर्न होगा क्रेडिट साइड में। सेल्स होंगी क्रेडिट साइड में, सेल्स रिटर्न हो जाएगा डेबिट साइड में। तो कभी कभी रिटर्न्स एक साथ में दे देते हैं, तो स्टूडेंट्स को क्या कंफ्यूजन होती है, सर हमें पता नहीं चला कौन सा सेल्स रिटर्न था कौन सा परचेज रिटर्न था। तो ये ट्रिक को ध्यान रखना। अब लोन कभी कभी तुम्हें डेबिट में भी दिया होता है, लोन कभी कभी क्रेडिट में भी होगा। अगर लोन का डेबिट बैलेंस है तो ये तुम्हारा एसेट है, और लोन का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो तुम्हारी लायबिलिटी है। लोन डेबिट का मतलब है हमने किसी को लोन दे रखा है, हमारा एसेट है, हमें उसे पैसे लेने हैं, इसलिए एसेट साइड में पोस्ट कर देना। और अगर लोन का क्रेडिट बैलेंस है तो इसका हमने किसी से लोन ले रखा है, हमारी लायबिलिटी हो जाएगी। तो ये बेसिक कुछ लिस्ट है जिसमें नॉर्मली स्टूडेंट ज्यादातर एरर करते हैं, तो ये लिस्ट को प्रॉपर्ली इसको नोट में बना लेना। अब एक और चीज के ऊपर आते हैं, जीएसटी कैसे सेट ऑफ होगा। काफी स्कूल्स में जीएसटी के बारे में बताते नहीं है, तो फिर हो सकता है तुम्हारे स्कूल में टॉपिक में ना आए। मैं जीएसटी को कैसे शो किया जाता है फाइनल अकाउंट्स में, एक चीज ये भी आज हम सीखेंगे। तो जीएसटी के तुम्हें डेबिट बैलेंसेस क्रेडिट बैलेंसेस ऐसे दे रखे होंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर ही, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, वैसे आउटपुट भी तीनों का दिया होगा। तुम्हें पहले इसको आपस में सेट ऑफ करना है। सेट ऑफ करके अगर तुम्हारा कोई भी इनपुट बच जाता है तो उसको एसेट्स में दिखाएंगे, और अगर आउटपुट बच जाएगा तो लायबिलिटीज में शो करना है। तो पहले सेट ऑफ कैसे किया जाता है, अच्छा इसके बारे में वैसे हम पहले भी सीख चुके हैं, जर्नल वाले में भी हमने सीखा था, पूरा जीएसटी का एक पूरा चैप्टर था, उसमें हमने इसको सेट ऑफ करना सीखा हुआ है। मैं फिलहाल इस चैप्टर के लिए मैं वापस तुम्हें बता रहा हूं कि हम कैसे इसको सेट ऑफ करते हैं। तो सबसे पहले सेट ऑफ किया जाता है आईजीएसटी को आपस में। ये 1 लाख है, ये 50,000, तो इसे अगर मैं आपस में माइनस करूं तो 1 लाख और 50,000 को काट के हमारा जो बैलेंस बच रहा है वो ये 50,000 बच रहा है, यानी हमारा इनपुट आईजीएसटी बच गया 50,000 का। तो मैं अगर रूल नहीं पता याद करा दूं वापस, सबसे पहले आईजीएसटी को आपस में सेट ऑफ किया जाता है। तो पहले आईजीएसटी हमारा कटेगा, अभी भी इनपुट बच गया, तो पहले इसको सेट ऑफ करना है। अब ये 50 का हम काटेंगे आउटपुट सीजीएसटी से, तो ये 50 हम इससे माइनस कर देंगे, तो ये हमारा बच जाएगा 40,000। सबसे पहला रूल होता है कि इनपुट आईजीएसटी को सब जगह से पहले खत्म करना है, राइट ऑफ करना है। अब इन्हें आपस में हम डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। 75 हम सेट ऑफ करेंगे 40 से, तो ये तुम्हारा बच जाएगा 35,000। इसे काटोगे इससे तो ये बच जाएगा तुम्हारा 15,000। मतलब सब कुछ काटने के बाद में अल्टीमेटली हमारा बच रहा है एक इनपुट और एक बच रहा है आउटपुट। सीजीएसटी एसजीएसटी कभी आपस में सेट ऑफ नहीं होते। अब क्योंकि ये इनपुट बचा हुआ है, इसे हम शो कर देंगे एसेट साइड में इनपुट सीजीएसटी के नाम से, और इसका आउटपुट बचा हुआ है ये लायबिलिटीज में चला जाएगा, आउटपुट एसजीएसटी के नाम से 15,000। तो 2-3 रूल सुनो जरा क्या क्या है। पहला रूल है इनपुट आईजीएसटी को सबसे पहले खत्म करना होता है, पहले इसको माइनस करोगे सब जगह से, जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक उसको बाकियों से राइट ऑफ करते जाओ। दूसरा, सीजीएसटी एसजीएसटी कभी आपस में नहीं कटते, इन्हें ऐसे ही छोड़ देना। कोई भी इनपुट्स होंगे विल बी शोन ऑन एसेट साइड, कोई भी आउटपुट्स होंगे विल बी शोन ऑन लायबिलिटी साइड। तो इन सबके प्रॉपर्ली साथ साथ में नोट्स बनाते रहो। तो लास्ट वीडियो में हमने जब देखा था, हमने बेसिक फॉर्मेट देखा था, आज हम उसी के बारे में एक सम किया पहले हमने, और हमने बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस किया है। एक चीज और, कभी कभी तुम्हें क्वेश्चन में परचेजेस के आगे ब्रैकेट में एडजस्टेड लिखा होता है। अब व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टेड परचेजेस, यानी इसके अंदर ये जो ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक है ये सब एडजस्टेड है। ओपनिंग स्टॉक एडजस्ट किया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट किया हुआ है, परचेज रिटर्न एडजस्ट किया हुआ है। तो अगर एडजस्टेड परचेजेस दे रखी हो तो हम ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में नहीं दिखाते। अब तुम्हें पता है क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह जाता है, एक तो यहां पर भी आता है, एक एसेट्स में भी जाता है। तो ये सिर्फ अब एसेट्स में जाएगा, यहां पर नहीं आएगा। तो देखो पहला नोट तुम साथ में इसको बना लेना।
When purchases adjusted is given, opening stock, purchase return and closing stock will not appear in trading account because it is already adjusted in purchases. तो जब भी तुम्हें परचेज के आगे एडजस्टेड वर्ड लिखा हो तो इन तीनों को यहां से हटा देना। किन तीनों को? ओपनिंग स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक को और परचेज रिटर्न को। एक और चीज, कभी कभी तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यूज दे रखी होंगी, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस। कभी बोलेंगे मार्केट प्राइस 10,000 है, कॉस्ट प्राइस 8,000 है। कभी बोलेंगे मार्केट प्राइस 10,000 है, कॉस्ट प्राइस 12,000 है। कुछ भी हो, बस तुम्हें अगर दो वैल्यूज दे रखी हो, तुम्हें सिर्फ एक बात पर ध्यान देना है, कौन सी कम वाली वैल्यू है उसे दिखाना है। एक थियरी का पार्ट था प्रूडेंस कंसेप्ट कि फ्यूचर के प्रॉफिट्स को हम पहले से नहीं सोचते, मगर फ्यूचर में कोई नुकसान होने वाला है तो उसको हम पहले से दिखा देते हैं। डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। तो अगर तुम्हारा 10,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक 12 में बिकेगा तो तुम 10 शो करोगे, बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलते। अगर तुम्हारा 10,000 का स्टॉक 8 में बिकेगा तो तुम अभी से लॉस दिखा दोगे कि 8 में बिकने वाली हमारी चीज। तो तुम्हें बस इतना काम करना है, क्लोजिंग स्टॉक की अगर दो वैल्यूज दे रखी हो तो जो भी कम हो, भले कॉस्ट प्राइस कम हो या मार्केट प्राइस कम हो, वही दिखानी है यहां पर भी और बैलेंस शीट में एसेट साइड में भी। तो देखो एक और नोट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक इज शोन एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लो। तो प्लीज फिर बोल रहा हूं तुम्हें आज की क्लास के बारे में, आज मैं बहुत सारी चीज तुम्हें एक्स्ट्रा बता रहा हूं, इन सबके प्रॉपर्ली साथ साथ में पॉज करके नोट्स बनाते रहो ताकि तुम्हें जब तुम रिवीजन या पेपर के लिए जाओ तुम्हारे पास सारा कुछ हैंडी होना चाहिए। तो ये एक और नोट है जो तुम्हें ध्यान से लिखना है। इसके अलावा एक और चीज इस चैप्टर में, इसमें एक टॉपिक है ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुपिंग? हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो कभी कभी हम कोई हेड नहीं बनाते, हम ऐसे ही लिख देते हैं। लैंड आ गया, हमने लैंड शो कर दिया, कैश आ गया, हमने कैश शो कर दिया। तो कभी कभी तुमसे स्कूल में पूछ सकते हैं, पेपर में पूछा जा सकता है कि इसको ग्रुपिंग करो प्रॉपर्ली। तो एसेट साइड में मेनली दो ग्रुप्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। जो एसेट्स एक साल से ज्यादा चलेंगे, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, जो फिक्स्ड एसेट्स है वो सब तुम्हारे नॉन करंट एसेट्स है। और जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक हो गया तुम्हारे, ये सब चीजें, डेटर्स हो गए तुम्हारे, ये सब तुम्हारे करंट एसेट्स है। तो बैलेंस शीट में क्या करोगे, दो हेडिंग्स बनाओगे, एक नॉन करंट एसेट्स की और एक करंट एसेट्स की। प्रॉपर्ली एसेट्स को ग्रुप करोगे। ऐसी लायबिलिटी साइड में भी नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज अलग अलग ग्रुप बनाओगे। नॉन करंट लायबिलिटीज कौन सी है? जिन्हें हम एक साल के बाद में पे करना है। करंट लायबिलिटीज कौन सी है? जिनको हम एक साल के अंदर पे कर देंगे। तो उनको अलग अलग कैटेगरी में दिखाना। तो प्रॉपर ग्रुप बनाएंगे, हेडिंग लिखेंगे, उसके नीचे पर्टिकुलर एसेट्स को पोस्ट करेंगे और लायबिलिटीज को पोस्ट करेंगे। इसको कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो हो सकता है तुम्हें स्कूल में ऐसे ग्रुप्स बनाने के लिए कहें, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी। तो मैं बैलेंस शीट बनाते हुए इन ग्रुप्स को प्रॉपर्ली फॉर्म करना पड़ेगा। दूसरी चीज, मार्शलिंग का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करना। बैलेंस शीट में कुछ चीजें होती हैं जो हम ना रैंडमली पुट कर देते हैं। पहले कैश है, हमने कैश लिख दिया, पहले लैंड है, हमने लैंड लिख दिया। तो इसके बारे में कभी कभी स्कूल में पूछते हैं कि प्रॉपर एक ग्रुप को या एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करो। तो दो सीक्वेंस होते हैं, एक सीक्वेंस का नाम है परमानेंस, एक सीक्वेंस का नाम है लिक्विडिटी। परमानेंस का मतलब क्या है? सबसे जो ज्यादा परमानेंट एसेट्स है उनको ऊपर लिखो, सबसे जो परमानेंट लायबिलिटीज है उनको ऊपर लिखो, तो उसे कहेंगे परमानेंस। तो देखो एक एग्जांपल से परमानेंस का एग्जांपल देखते हैं। अगर हम परमानेंस से बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या होगा? जो सबसे परमानेंट लायबिलिटी है कैपिटल, वो ऊपर आएगी, फिर लोन, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर क्रेडिटर्स, और सबसे कम परमानेंट कौन सी है? बिल्स पेबल। तो तुम्हें ये सीक्वेंस को याद करना पड़ेगा। सबसे परमानेंट एसेट कौन सा है? गुडविल, फिर लैंड एंड बिल्डिंग, फिर प्लांट एंड मशीनरी, और सबसे कम कौन सा परमानेंट है? कैश। तो अगर तुम्हें स्कूल में बोलते हैं कि तुम्हें कोई भी एक सीक्वेंस को फॉलो करना है, तो तुम या तो परमानेंस याद करो या लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में क्या होगा? जो चीजें लिक्विड है, जैसे कैश सबसे लिक्विड एसेट है जो इजीली कैश में कन्वर्टेबल, वो तो है ही। बैंक से जब चाहो पैसे निकाल के ले आओ। तो जो चीज इजीली कैश में कन्वर्टेबल है उसे बोलते हैं लिक्विडिटी। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, कैश ऊपर आ गया, बैंक आ गया, गुडविल सबसे नीचे आ गई, तो वो हो जाएगा लिक्विडिटी का फॉर्मेट। तो तुम कोई भी एक याद कर सकते हो, परमानेंस याद कर लो, उससे बनाया हुआ बैलेंस शीट। अगर स्कूल में पूछेंगे तब, नहीं पूछा है तो तुम रैंडमली कोई भी अमाउंट कहीं पे भी पोस्ट कर सकते हो। तो दो फॉर्मेट है तुम्हारे, सीक्वेंस है, एक परमानेंस के हिसाब से, एक लिक्विडिटी के हिसाब से। परमानेंस का मतलब है जो परमानेंट चीजें उनको ऊपर रखो, और लिक्विडिटी का मतलब है जो लिक्विड चीजें उनको ऊपर रखो। तो ये भी कभी कभी तुम्हें प्रैक्टिकल में इसके बारे में भी आ सकता है। तुमने सारा कुछ कवर किया दो वीडियोस के अंदर। पहले वीडियो में हमने ये कवर किया कि बेसिक फॉर्मेट क्या है, सेकंड वीडियो में हमने ये कवर किया, एक एग्जांपल किया, और बाकी के हमने रेयर चीजें सीखी। अब इस चैप्टर में एक टॉपिक और है, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फॉर्मूले के ऊपर कभी कभी 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।